हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लैब वाला अकेडमी। तो आज हमें अपने पैरामेडिकल बच्चों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है एंटी कोगुलेंट्स। देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? एंटी। एंटी किसके आ रहा है? आगे कोगुलेंट्स के। तो कोगुलेंट्स का मतलब होता है कोगुलेशन और एंटी का मतलब होता है यानी कि नहीं करना, यानी कि कोगुलेंट्स को नहीं करने वाला जो भी एजेंट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी कोगुलेशन। तो एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है ना, यानी ऐसी क्रिया जिसके प्रति हम विपरीत हो रहे हैं यानी कि हम नहीं कर रहे हैं, तो हमने उसके आगे क्या वर्ड लगा दिया? एंटी कोगुलेंट्स। तो कोगुलेंट्स के आगे अगर एंटी लगा हुआ है यानी कि ये कोगुलेशन को रोकने वाला एंटी कोगुलेशन है। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। कोगुलेशन का यहाँ पे मतलब हम किससे निकालेंगे? क्लोटिंग से निकालेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे ब्लड की बात कर रहे हैं, यानी ब्लड जो सैंपल्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो हम इस डेफिनेशन को पहले ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको एंटीकोगुलेंट्स का यहाँ मैंने बहुत सिंपल नोट्स बनाए हैं, एक एक वायल को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। अगर आप पूरे वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे तो ही आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और यहाँ पे पूरे नोट्स बने हुए हैं कि आपको कहीं पे भी कहीं और से कहीं भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जिस पैटर्न में जिस लेवल पे मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं, आप सेम टू एज इट इज आप अपने एग्जाम के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जितना मटेरियल आपको चाहिए लिखने के लिए वही यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो एंटीकोगुलेंट्स इज एन एजेंट केमिकल सब्सटेंस। तो क्या होता है? ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट यूज्ड टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट है, देखिए ये क्या है? ये प्रिवेंट है, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। तो यानी कि एंटीकोगुलेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है बेटा? यूज्ड फॉर प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड के अंदर क्लोटिंग नहीं हो उसको रोकने वाला एक केमिकल सब्सटेंस जो हम ऊपर से यूज करते हैं उसका नाम होता है एंटीकोगुलेंट। यानी कि ये क्या करेगा? ब्लड को क्लोट नहीं करेगा। तो देखिए बेसिकली ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लूइड और एक होता है आपका सेलुलर पार्ट। यानी कि जैसे कि ब्लड होता है ना, तो ब्लड में नीचे की साइड में तो होता है सेल्स और ऊपर वाला क्या होता है? आपका फ्लूइड पार्ट होता है। तो ये जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, इस फ्लूइड पार्ट के अंदर क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं CF। ये कुछ 13 टाइप के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, मैंने नीचे सारे नाम भी दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ब्लड के अंदर ये जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं है ना, ये तो अब और कुछ ऐसा ब्लड होता है, एक तो व्हेन ब्लड इज क्लोटेड इज क्लोटिंग फैक्टर सम टाइम, यानी कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो ब्लड को क्लोट करने में सहायता करते हैं, लेकिन उनका सबका फंक्शन अलग अलग होता है। और एक होता है अनक्लोटेड ब्लड, जब हम उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड कर देंगे तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? अनक्लोटेड ब्लड हो जाएगा, जिससे कि आप फर्दर आप क्या कर सकते हैं? अपने सारे टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें मोटा मोटा यहाँ पे क्या समझना है कि कुछ नेचुरल ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर उसमें वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका सबका अलग अलग यहाँ पर फंक्शंस होता है। तो जब एंटीकोगुलेंट को जब ब्लड के अंदर एंट किया जाता है तो ये जो सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, तो यहाँ पे ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है? इनसे बाइंड हो जाता है, और जब बाइंड हो जाता है तो आगे की जो भी प्रोसेस होने वाली होती है वो स्टॉप हो जाती है, ताकि आपका जो सैंपल अगर आपकी बॉडी से बाहर आया है तो फिर वो आगे एज इट इज ही रहे सैंपल वायल के अंदर, ताकि आप अपना उस पर परफॉर्म कर सके, ताकि आपको जो वैल्यू है बहुत एक्यूरेसी से आपको मिले। तो यूज ऑफ केमिकल, यानी कि ये क्या है? प्रकार का केमिकल है तो जो कि क्या करता है? डू नॉट क्लॉट ऑफ ब्लड, यानी ऐसा जो केमिकल सब्सटेंस है वो हम क्या यूज कर रहे हैं? एंटीकोगुलेंट, जो कि क्या करता है? ब्लड को क्लॉट नहीं करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनाई है, इस यहाँ पे आप इसको चाहे राइट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ 13 टाइप के क्लोटिंग फैक्टर है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, बहुत सारे हैं, लाइबल फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है, एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर है। तो ये सारे आपके जो नाम है यहाँ पे आप देखिए मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं बेटा, क्रॉस लिंकिंग को फैक्टर वगैरह सब आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो एंटीकोगुलेंट बेसिकली इन्हीं के साथ बाइंड करके और आपके ब्लड को प्रिजर्व कर लेता है, और वहाँ पे फर्दर क्लोटिंग की प्रोसेस नहीं होती है, ताकि जो भी आगे होने वाली जो रिएक्शन है वो रुक जाए और आप अपना टेस्ट से जो
भी आपको रिजल्ट करना है, जो भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं, वो आपको इजीली आपको डिटेक्टेशन उसका हो जाए। तो आई होप आपको एंटीकोगुलेंट, यानी अगर मैं सिंपल और बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं तो एंटीकोगुलेंट कुछ नहीं है, एक प्रकार का केमिकल एजेंट है। जैसे कि हम किसी रेसिपी के अंदर कोई इंग्रेडिएंट मिला देते हैं तो उसका स्वाद अच्छा हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे मानिए कि ब्लड के अंदर अगर आपने एंटीकोगुलेंट डाल दिया तो क्या हुआ, ब्लड के अंदर क्लोटिंग रुक गई और बाकी आपने जो भी अपना टेस्ट करना था वो आपने कर लिया और आपके रिजल्ट अच्छे आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे कैरेस्टेटिक ऑफ एंटीकोगुलेंट, थोड़ा सा और हम इसको समझेंगे। तो बेटा कैरेस्टेटिक ऑफ एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि इट मस्ट नॉट चेंज द साइज ऑफ सेल, यानी अगर एंटीकोगुलेंट आप ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, उसके कैरेस्टेटिक ऐसे होने चाहिए जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी की सेल साइज में कोई भी चेंजेस ना करे। नॉट कॉज ऑफ हीमोलाइसिस, ऐसा ना हो कि आप एंटीकोगुलेंट ऐड कर रहे हैं और वहां पे सैंपल का हीमोलाइसिस हो गया तो आप उससे आगे टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हीमोलाइसिस तो आप समझते हैं, यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन। की ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन, हमारा जो ब्लड है ऐसा ना हो कि वो आगे जाके सॉल्डिफाई हो जाए, अगर वो फ्लूइड फॉर्म में है तो वो फ्लूइड फॉर्म में ही रहना चाहिए। स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, अब ब्लड में जैसे हम जानते हैं सीरम होता है, प्लाज्मा होता है और भी बहुत सारे इसमें ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन सबकी कंसिस्टेंसी को वो इतना मेंटेन करके रखें एंटीकोगुलेंट, ताकि फ्यूचर में जब हम उसका टेस्ट करने जाएंगे मशीन पर तो वहां पे भी उसकी कोई प्रॉब्लम ना आए और वैल्यू ऊपर नीचे ना हो। स्टडी ऑफ कोगुलेशन, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जिनका हम स्टडी करते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कोगुलेशन स्टडी के लिए, जिससे कि उसकी वैल्यू के अंदर चेंज ना हो जाए। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, यानी कि बहुत सारे ब्लड बैंक के अंदर इन एंटीकोगुलेंट का यूज ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बार जब ब्लड बैंक में ब्लड आता है तो वो काफी टाइम यानी 6-6 महीने तक वहां पे स्टोर होता है, क्योंकि जब हम डोनर तो दे के चला जाता है लेकिन रिसिपिएंट तक वो ब्लड पहुंचने के अंदर बहुत टाइम लगता है, तो उस टाइम तक ब्लड को हम ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ओ बी, इन सारे ब्लड ग्रुपों को प्रिजर्व करने के लिए हम जो एजेंट यूज करते हैं बेसिकली वो एंटीकोगुलेंट्स ही होते हैं। लेकिन ब्लड बैंक में जो यूज किए जाने वाले एंटीकोगुलेंट्स है वो नॉर्मल ब्लड कलेक्शन वाइल वाले से थोड़े अलग होते हैं, उसके लिए हम कभी सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट की। तो बेटा टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट में दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होता है, नेचुरल जो हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेपेरिन, और एक आर्टिफिशियल होता है इसका नाम है ईडीटीए, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फ्लोराइड और डबल ऑक्सिलेट। ये मैं पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगी। तो हम फर्स्ट सबसे पहले समझेंगे बेटा हेपेरिन। तो आपने देखा होगा कि ये जो हेपेरिन की वायल होती है वो कुछ इस टाइप की होती है कि यानी कि इसका जो कैप होता है वो कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो जब भी आपको कोई ऐसी वायल आपके हाथ में आ जाए जिसका ग्रीन कलर का ढक्कन है तो आपको ये समझना है कि कुछ ना कुछ तो इस वायल की स्पेशलिटी होगी। तो हेपेरिन क्या होता है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है क्योंकि हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, और it is a natural anticoagulant also known as a thromboplastin and antithrombin and sodium, potassium, lithium and ammonium salt is used। यानी कि इसके अंदर ये जो भी मैंने नाम लिए है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तो इसमें बेसिकली सोडियम लिथियम का यूज होता है। ये वाला जो लिथियम है इसका यूज होता है क्योंकि इसकी अच्छी कैपेसिटी होती है ब्लड के साथ रिएक्ट करने की, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिथियम का यूज करते हैं। तो इसका कलर कौन सा होगा, ढक्कन का ग्रीन कैप से इसको जाना जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं अमाउंट की। तो ये ब्लड में कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये बेटा ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है 0.2 mg पर ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी वायल के अंदर अगर हम इस बात करें, इस पूरी वायल के अंदर ये जो हेपेरिन की जो कॉन्स्टिट्यूट की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, पर ml के अंदर 0.02 mg ही होती है। तो ग्रीन क्रैप हेपेरिन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि ये करता कैसे है काम। तो जब ये काम कैसे करता है तो उसको जानने के लिए आपको पूरी इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यानी आपको हेपेरिन की पूरी वायल क्लियर हो गई। तो बेसिकली क्या होता है, जो हेपेरिन होता है ना वो एक एक्टिवेट कॉन्स्टिट्यूट है। तो ये क्या करेगा, ये एंटीथ्रोम्बिन यानी इनएक्टिवेट, जब हेपेरिन ऐड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट होकर एंटीथ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देगा, यानी जो एक्टिवेट फॉर्म में तो उसको क्या कर देगा, ये इनएक्टिवेट करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। तो फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा
बनेगा, और थ्रोम्बिन से अगर ये नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा रखा है। तो क्रॉस का साइन का मतलब ये है कि ना तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, ना फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा, तो नो फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। चूंकि हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को ही हमें रोकना है, हमें इसको प्रिजर्व करना है। इसलिए हमने क्या करा है, तो यहाँ देखिए हेपेरिन कन्वर्जेशन ऑफ फिब्रिनोजन प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो हेपेरिन प्रिवेंट कन्वर्जेशन ऑफ फिब्रिन टू फिब्रिन बाय इनहिबिट थ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बिन को सबसे पहले हमने थ्रोम्बिन का बनना रोका, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को बनना रोका, और जब थ्रोम्बिन नहीं बना तो उसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन से कन्वर्ट होने के अंदर उसने भी उसको क्या करा, रोक दिया। लेकिन किसके प्रेजेंस में रोका, हेपेरिन के प्रेजेंस में रोका। तो आई होप आपको ये पूरा हेपेरिन का मैकेनिज्म बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो सेम है टीजीटी इसके नोट्स अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, और यही आपको इसी फॉर्म में सेम आपको एग्जाम में भी लिखना है। अगर एंटीकोगुलेंट्स आपका टॉपिक पे अगर कोई भी आपका 5 या 10 नंबर में अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरा इसमें ऐसे डिफाइन करना होगा। अगला आता है बेटा ईडी, मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट है, जो कि हम सब जानते हैं कि जो पर्पल कलर की वायल होती है, देखिए मैंने यहाँ वायल भी बना रखी है, तो ये जो पर्पल कैप कलर का वायल होता है, तो यहाँ पे ये ब्लड है और ये ईडीटी है। तो ईडीटी की फुल फॉर्म सबसे पहले हमें याद रखनी है। तो ईडीटी की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये जिसकी मैकेनिज्म इसको देखते हैं, ईडीटी प्रिवेंट कोगुलेशन बाय बाइंडिंग कैल्शियम। क्या होता है, बाइंडिंग कैल्शियम। तो ईडीटी क्या करता है कि जो ब्लड में आपके जो प्रेजेंट है ना कैल्शियम मॉलिक्यूल, उसके साथ वो बाइंड हो जाता है, और आगे की फर्दर जो जितना भी क्लोट होने वाला होगा ब्लड में वो सब रुक जाएगा। तो ईडीटी बाइंड सी ए प्लस प्लस ईडीटी सी प्लस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ईडीटी प्लस सी ए का कॉम्प्लेक्स आपके ब्लड में बन जाता है जैसे आप ब्लड सैंपल अपने सॉइल में डालते हैं। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल होता है, वॉयलेट होता है, लेवेंडर कलर के नाम से जाना जाता है। टाइप सी यानी कि डाई सोडियम ईडीटी है, यानी कि Na2 प्लस, और ट्राई और डाई पोटेशियम K2 एंड K3 मोर सोल्यूबल, यानी कि यहाँ पे जो हम पोटेशियम जो यूज करते हैं डाई वाला, तो ये क्या होता है कि मोर सोल्यूबल होता है ब्लड के अंदर, इसलिए हम डाई पोटेशियम का यूज करते हैं। अब इसको प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो इसका कितना होता है 1 to 2 mg पर ml ऑफ ब्लड। आपको हर वायल का, हर एंटीकोगुलेंट का कॉन्स्टिट्यूट का जो आपको जो इसका अमाउंट है वो बेसिकली मेनली आपको याद रखना है कि पहले वाले में हेपेरिन में कितना था, इसमें कितना है। तो यहाँ पे 1 to 2 mg पर ml ब्लड। अब ये जो mg मैं बता रही हूँ ना आपको ईडीटी, ये क्या होता है, ये जो इसकी वायल्स की जो वॉल्स होती है ना, उसी के ऊपर ये चिपके रहते हैं। जैसे आप इसमें ब्लड डालते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी हम ब्लड को लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, यानी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि एंटीकोगुलेंट ब्लड के अंदर क्या हो जाए बेटा, मिक्स हो जाए, और बाकी वो फिर कैल्शियम से बाइंड करके आपके ब्लड को क्लोट होने से वो क्या करे, उसको बचा पाए, रोक पाए। देन आगे हम देखेंगे इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज प्लेटलेट काउंट के अंदर होता है, मार्फोलॉजी स्टडी में, ब्लड स्मीयर जो हम बीबीएफ की स्लाइड बनाते हैं, एचबी को देखते हैं, या फिर स्टेनिंग को प्रिजर्व करने के लिए। मार्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी की मार्फोलॉजी को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। और आगे जाके G6PD डेफिशिएंसी, ल्यूकोसाइड काउंट, या सब इन सब पे वीडियो बने हुए हैं, G6PD पर भी बने हुए हैं, मार्फोलॉजी ल्यूकोसाइड पे भी बने हुए हैं। ये जो भी मैंने यहाँ पे नाम ले रखे हैं सब पे मेरे चैनल पे वीडियो हैं, आप कहीं भी जाके सर्च करेंगे, प्लेटलेट काउंट पे भी वीडियो बने हुए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। देन अब आगे हम बात करते हैं बेटा सोडियम सिट्रेट की। अगली जो मेरी वायल है उसका नाम है सोडियम सिट्रेट। बेसिकली ये सोडियम सिट्रेट की वायल जो होती है वो 2 कलर में मार्केट में प्रेजेंट है। पहला होता है स्काई कलर का टॉप और एक होता है ब्लैक कलर का टॉप, लेकिन स्काई और ब्लैक कलर दोनों वायल का जो यूज होता है वो डिफरेंट होता है यूज। तो देखिए मैकेनिज्म में हम इसकी बात करें सोडियम सिट्रेट, तो यानी ये भी एक टाइप का क्या है बेटा, एंटीकोगुलेंट है। तो जो एंटीकोगुलेंट होता है तो सोडियम सिट्रेट कन्वर्ट Ca++ इनटू अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे तो भी इसके आयन से, बाकी ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा सोडियम सिट्रेट। तो ट्राई सोडियम सिट्रेट कैल्शियम प्लस इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसके मैकेनिज्म में क्या करता है कि ये जो ट्राई सोडियम वाला सिट्रेट है, अगर वो कैल्शियम आयन के साथ जब बाइंड हो जाता है तो एक टाइप का ये क्या बनानेगा, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। इनसॉल्युबल जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो क्या करेगा, कोगुलेशन को फर्दर ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, मतलब किसको, क्लोटिंग को। तो यहाँ पे जिसका कलर होता है वो होता है एक लाइट ब्लू और एक होता है ब्लैक, क्योंकि दोनों वायल के अंदर सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। तो दोनों में फर्क क्या, तो दोनों में इनके रेशो का फर्क होता है। तो देखिए हम दोनों का अच्छे से आपको यहाँ डिफाइन करेंगे। तो ट्राई सोडियम सिट्रेट वाली कौन सी वायल है, आपकी स्काई कलर की वायल है। कौन सी वायल है, स्काई वाली वायल है। इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर ये स्काई कलर की वायल है, ये स्काई कैप है, ये ब्लैक कैप है, ये PTINR में यूज होती है, ये SR में यूज होती है। यहाँ पे ये 3.58
100% में होता है, यहाँ पे 3.2% में यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है, जिसका रेशो 1:9, यहाँ पे 1:4 होता है। यहाँ पे डाई सोडियम सिट्रेट होता है, यहाँ पे ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है। यही चीज़ मैंने सेम यहाँ पे लिखी हुई है बड़ी बड़े अच्छे से कि ट्राई सोडियम सिट्रेट स्काई कलर का कैप होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का कैप होता है, क्योंकि कैप से जाने जाते हैं। कंसंट्रेशन इसकी यहाँ पे 1:9 होती है, यहाँ पे 1:4 होती है। यूज इसका PTNR में यानी प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट में किया जाता है, यहाँ पे इसका ESR टेस्ट में किया जाता है। आपको भी एग्जाम में सेम इसी फॉर्म में लिख के आना है, बिल्कुल भी कुछ भी लैंग्वेज या स्टोरी में नहीं लिखना है। अगर आप इस तरह से अपना प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में आंसर, तो आप वेरी हेल्पफुल होगा एग्जामिनर को भी आपका आंसर को चेक करने के लिए। अगला है बेटा सोडियम फ्लोराइड, यानी ये एक प्रकार की ग्रे कलर की जो ढक्कन होता है, ग्रे कलर तो ऐसा कुछ आता नहीं मार्केट में, इसलिए मैंने बनाया नहीं इसकी वायल। आप समझ लीजिए कि ये जो वाली जो वायल होती है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज वायल, क्योंकि इस वायल से हम फर्दर करते हैं ग्लूकोज का टेस्ट। तो मोड ऑफ एक्शन हम देखते हैं, यानी यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट है वो क्या है बेटा, यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट है बेसिकली उसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे फ्लोराइड यूज क्या करने हैं, इसके क्या एक्शन होता है वो देखते हैं। तो प्रिवेंट क्लोट बाय चिलेटिंग एजेंट सेग्रीगेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ Ca++ इनहिबिट द ग्लाइकोलाइटिंग एंजाइम एनोलेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो देखो पहले इसको हम समझते हैं कि हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, फर्दर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी मिलती है, जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ये जो एंजाइम है ना एनोलेज, इसकी प्रेजेंस में होता है। तो फर्दर क्या होगा कि जब बॉडी से सैंपल हमारे बाहर आ जाएगा और हमें ग्लूकोज की एक्चुअल देखना है कि कितना ग्लूकोज मेरी बॉडी में है, तो हम क्या करेंगे, इस एनोलेज एंजाइम पे काम करेंगे। तो एनोलेज एंजाइम को फर्दर आगे काम ना करे, उसका काम वहीं रुक जाए, ताकि ग्लूकोज की वैल्यू वहां पर आगे जाके चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट फ्लोराइड को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये फ्लोराइड क्या करेगा बेटा, फ्लोराइड यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिट एनोलेज एंजाइम बाय फ्लोराइड स्टॉप पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे वहां पर रुक जाएगा। कब, जब वो ब्लड आपके बाइल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर आने के बाद भी ग्लूकोज की तो रिएक्शन चलती रहेगी उसके अंदर ब्लड में, तो एक्चुअल ग्लूकोज जो लेवल होगा उसको ये क्या करता है, फ्लोराइड मेंटेन करता है। और आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है फास्टिंग में, पीपी में, वो वैल्यू आपको फिर अच्छे से मिल पाएगी। तो बेसिकली फ्लोराइड ने क्या करा, एनोलेज पे काम किया। फ्लोराइड ने किस पे काम किया, एनोलेज एंजाइम पे काम किया। और एनोलाइज जब उसने काम किया तो एनोलोज ने क्या करा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को स्टॉप कर दिया। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को स्टॉप कर दिया तो इससे हुआ क्या, हमें एक्चुअल ग्लूकोज की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप आपको सोडियम फ्लोराइड का मैकेनिज्म समझ में आया होगा। तो इसका जो कलर होता है कैप का वो होता है ग्रे केप का। प्रोपोर्शन इसमें 2 mg/ml ऑफ ब्लड होता है, वो तो आपको बेसिकली याद रखना ही है। मिक्सचर इसमें Na सोडियम फ्लोराइड होता है और एक पोटेशियम ऑक्साइड भी इसमें यूज किया जाता है। यूज क्या होता है इसका, बेसिकली ग्लूकोज एस्टिमेशन का ही होता है, केवल और केवल ग्लूकोज से रिलेटेड, जैसे GGT वगैरह के टेस्ट भी इससे किए जाते हैं। ठीक है, ऑक्जिलेट। अब अगला जो एंटीकोगुलेंट है उसका नाम है ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट क्या होता है, डबल ऑक्जिलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे बताते हैं आपको। तो मोड ऑफ एक्शन प्रिवेंट कोगुलेशन बाय प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में जितने भी कैल्शियम आयन होंगे उसको ये प्रेसिपिटेट कर देगा। प्रोपोर्शन इसका 1 to 2 mg/ml ऑफ ब्लड होता है। प्रिवेंट रेड ब्लड, ये क्या करेगा, प्रिवेंट। इसमें जो पोटेशियम ऑक्जिलेट होता है और एक अमोनियम ऑक्जिलेट होता है, दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप पोटेशियम ऑक्जिलेट का इसमें अगर फंक्शन समझना चाहेंगे तो ये क्या होगा, ये रेड सेल को श्रिंक होने से बचाएगा। और अमोनियम ऑक्जिलेट जो होता है वो रेड सेल की स्वेलिंग यानी इसको फूलने से बचाता है। तभी तो उसको डबल ऑक्जिलेट बोला है ना, क्योंकि इसमें पोटेशियम ऑक्जिलेट भी है और इसमें अमोनियम ऑक्जिलेट भी है। तो बेसिकली ये वाला जो है वो यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली ESR में, PCB में और भी बहुत सारी जगह पे ऑक्जिलेट का डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स का डिफरेंट टेस्टिंग में यूज लिया जाता है। फिर हम देखते हैं आगे जो, अब देखिए यहाँ पे सारे एंटीकोगुलेंट्स वाली तो खत्म हो गए हैं, क्योंकि मेरा जो थंबनेल है उसमें मैंने लिखा हुआ है ब्लड वायल के बारे में। तो ये अब आ गई हैं आपके कुछ ऐसी वायल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि एंटीकोगुलेंट्स वाली सारी वायल तो हमने देख ली, इसके साथ साथ में आप जब भी वायल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 2 वायल और देखेंगे, एक होती है येलो कलर की, एक होती है रेड कलर की। तो वो भी हमें समझना है। इनके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये केवल एक ब्लड वायल है जिनको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं। इसको हम जानते हैं SST यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। तो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में क्या होता है बेटा, जैसा कि मान लीजिए ये वायल है,
येलो कलर की। इसमें क्या होता है, ये नो, पहले तो सबसे बड़ी बात ये नो एंटीकोगुलेंट है प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब, यानी कोई भी एंटीकोगुलेंट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो सिलिका पार्टिकल यहाँ पे यूज किए जाते हैं बीच में, इस वायल में सिलिका पार्टिकल होते हैं इसकी वायल्स के अंदर। तो ये क्या करेंगे कि दिस सिलिका पार्टिकल विल एक्टिवेट क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे मतलब ब्लड का क्लोट करने में। तो क्लोट क्यों करते हैं, ताकि जो सेल्यूलर पार्ट है वो नीचे आ जाए और ऊपर वाला जो पार्ट है वो सीरम आ जाए। तो बीच में क्या होगा, वो सिलिका के जो पार्टिकल आएंगे ना, वो उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सेल और फ्लूइड वाले पार्ट को। तो इंटरपॉलीमर जेल, यहाँ पे एक जेल का यूज किया जाता है, पॉलीमर जेल सिलिका के। तो सेपरेट ब्लड सेल और सीरम से इजीली ये क्या करता है, विदाउट सेंट्रीफ्यूजी ब्लड का सीरम अलग कर देगा और सेल वाला पार्ट अलग कर देगा। इससे फर्दर हमारे इम्यूनोलॉजी, सीआरपी, केमिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अब आती है एक रेड वायल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायल है, जो ये भी, इसमें भी कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और जब एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो अब तक तो हम एंटीकोगुलेंट का यूज कर रहे थे ब्लड को क्लॉट करने से बचाने के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे एंटीकोगुलेंट यूज नहीं किया है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लड का सेपरेशन होगा, ब्लड का क्लोट होगा, क्योंकि पहले वाले में तो क्लोट होने से हम बचा रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें पार्ट चाहिए सीरम का। इसलिए सीरम को सीरोलॉजी टेस्ट करने के लिए हमें, जैसे ब्लड बैंक में, इम्यूनोलॉजी में बहुत सारी जगह पे रेड वाले में क्लोट एक्टिवेटर प्रेजेंट होते हैं। तो 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे क्लोट जो होता है हो जाता है, सेंट्रीफ्यूजन से पहले ही हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको स्टैंड पोजीशन में रख देंगे, जैसे वायल का आपने ब्लड लिया और आपने इसको सिर्फ ऐसे रखा, तो भी क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में तो सीरम आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट में सेल आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा ब्लड वायल के बारे में और एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो, यहीं पर वीडियो एंड हो जाता है। तो आपको एंटीकोगुलेंट्स और ब्लड वायल के बारे में मैंने आज बेसिक जानकारी दी है, विथ नोट्स दी हैं। तो बेटा आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। जितनी बार चाहे वीडियो ओपन करें, समझें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरे से किस टॉपिक पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ स्टडी में। थैंक यू।